Hello friends, welcome to our fast track course of NTA NET पेपर वन चैप्टर रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड। आज की इस वीडियो में हम लोग पीटीआर दैट इज 11 to 20 डिस्कस करने वाले हैं, इन्हें याद करने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 11। क्या आ रहा है पॉइंट नंबर 11? जी, पॉइंट नंबर 11 आपसे लिए बात कर रहा है मेटाफिजिक्स। क्या होता है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स बेसिकली आपको ये समझना रहेगा कि रिसर्च के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी अप्रोचेस होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिसर्च के अंदर 40% जो कवरेज है वो मैथड्स ऑफ के रिसर्च के अंदर बात करता है। सिमिलरली मेटाफिजिक्स एक तरह से एक ब्रांच है रिसर्च की, जो किस बारे में बात करती है? ये बात करती है आपसे एग्जिस्टेंस, ट्रूथ, नॉलेज, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस के बारे में। मतलब क्या, अगर आपको टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी के बारे में कुछ रिसर्च करना है तो वो जो आप रिसर्च करोगे वो कहाँ फॉल होगी? मेटाफिजिक्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सिंपल सा है, आपको टू द पॉइंट ही इसको याद रखना है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, पीछे क्या वर्ड आ रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स किससे रिलेटेड हो गया आपके लिए? टाइम एंड स्पेस से। ये जो आगे वर्ड आ रहा है वो क्या है? मेटा। आपको पता होगा मेटा को अभी पहले जो फेसबुक था वो क्या हो गया है? मेटा। सो फेसबुक से आप याद कर सकते हो एग्जिस्टेंस। अरे भाई तू है या नहीं कहाँ से पता चलेगा? फेसबुक से। नॉलेज मिल सकता है, आइडेंटिटी मिल सकती है, ट्रुथ पता चल सकता है कहाँ से? फेसबुक से, जो कि आज के टाइम में क्या जाना जाता है? मेटा। तो मेटाफिजिक्स किस बारे में बात करता है? नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ, नॉलेज, टाइम, स्पेस एंड रियलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक पॉइंट हुआ है। अब बढ़ते आगे, हमारे पास नया वर्ड आ रहा है वो है एपिस्टेमोलॉजी। क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी? एक बात समझो, हम लोग क्या है ना, बेसिकली जो आज बात कर रहे हो किस बारे में बात कर रहे हैं? रिसर्च के अंदर बात कर रहे हैं भाई सर नॉलेज के बारे में। ऑल व्हाट वी वांट इज नॉलेज। मतलब हम कोई भी चीज रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? क्यूरियोसिटी होती है कि उसके अंदर हो क्या रहा है ना। रिसर्च का जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था? री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर हमें कोई नई चीज जब डिस्कवर करनी होती है तो हम उस चीज के अंदर क्या करते हैं? रिसर्च। ठीक है, याद रखना। अब पढ़ो एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलता है। एपिस्टेमोलॉजी आपसे बात करता है, इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विथ रिगार्ड टू इट्स मेथड्स, वैलिडिटी, नेचर एंड स्कोप। मतलब क्या, ये नॉलेज की स्टडी करता है स्पेशली विथ रिगार्ड टू मेथड, वैलिडिटी, टाइम एंड स्कोप। सर नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ में आएगा तुमको। मैं तुम्हें यही तो चीज बार बार समझाता हूँ। सिंपल सी यार बात याद करो, एप्पल गिरी थी न्यूटन के सिर के ऊपर और न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरी, न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। सर उसने डिस्कवर कर लिया, ठीक है, अब क्या? अब जब वो लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने हमें दिया तो हमने उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को टेस्ट किया। हमने देखा कि उसके अंदर कितने मेथड्स हो सकते हैं, क्या वैरायटी हो सकती है, क्या नेचर है, क्या वैलिडिटी है या नहीं है, क्या जो उसने लॉ दिया है वो वैलिड है, उसका नेचर क्या है, कितने डेप्थ है, क्या स्कोप है, वो सब हमने क्या किया? डिस्कस किया, रिसर्च किया उसकी लॉ के ऊपर। आज भी जो साइंस के अंदर जो चैप्टर्स चलते हैं ना उसके एक बेसिक लॉ के ऊपर चलते हैं, है ना। ये आप लोगों ने बेसिक सुना भी होगा, 9th-10th की जो आपने साइंस पढ़ी होगी उसमें भी आपके न्यूटन का लॉ आया होगा। नहीं था, 100% श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस कंसेप्ट। सो व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि एपिस्टेमोलॉजी क्या करता है? जो भी नॉलेज है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करता है, क्या मेथड्स है उसके अंदर, क्या स्कोप है। कोई भी आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी या कोई भी जनरल एजम्पशंस है या कोई भी थ्योरी आ रही है तो उस बारे में डिस्कस करने को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। याद रखना पड़ेगा आपको, क्या वर्ड है? एपिस्टेमोलॉजी। न्यूटन को याद करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज ऐसे जो वर्ड्स है ना बहुत सारे आने वाले हैं, है ना। तो इनको याद करने के लिए कोई ना कोई स्टोरी आपको अटैच करनी पड़ेगी। ये मैंने मेरे पहले भी वीडियोस में आपको बता रखा है। अब समझो एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलता है? नॉलेज डिराइव करने के दो अप्रोच होती है। क्या? एक तो रेशनलिज्म और दूसरा एम्पिरिसिज्म। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि सर अगर आपको नॉलेज डिराइव करना है ना तो आपके पास दो अप्रोच होती है, रेशनलिज्म और दूसरी आती है एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म क्या बोलता है? सर लॉजिक, मुझे ना हर चीज का लॉजिक चाहिए, जिस चीज के पीछे लॉजिक है मैं उस चीज को क्या मान लूंगा? सही। आपको कुछ कुछ मूवी याद आ रही होगी, OMG, जिसके अंदर परेश रावल जो थे वो हर चीज का लॉजिक पूछ रहे थे। भाई लॉजिक क्या है? भगवान की क्यों पूजा कर रहे हो? दूध क्यों चढ़ा रहे हो? एंड लाइकवाइज। तो क्या रेशनलिज्म किस बारे में बात करता है?
ये बात कर रहा है सिर्फ लॉजिक एंड रीजन। जिस भी नॉलेज के पीछे अगर कोई लॉजिक है, रीजन है, दैट जैसे साइंस के अंदर क्या होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो रेशनलिज्म इज दैट काइंड ऑफ अप्रोच। मगर दूसरी बात क्या आती है, एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म क्या बोलता है, सेंसिंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या, आप खुद क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे आप हिमाचल जाते हो तो आपको ठंडी लगती है ना, आपको पता है। आप राजस्थान आओगे, हमारे स्टेट में आओगे, तो आपको क्या गर्मी लगेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग। सो नॉलेज जो भी आपने एक्सपीरियंस से ले रहे हो, दैट इज सेंसिंग एक्सपीरियंस से ले रहे हो, दैट नॉलेज विल प्रिवेल। अलग अलग अप्रोच है रिसर्च करने की, दोनों अप्रोच वेलकम है। आपको बस याद रखना है कि रेशनलिज्म बेसिकली ओएमजी, दैट इज लॉजिक, किस पे बात करता है, ये आपसे बात करेगा ओनली ऑन लॉजिक बेसिस। जबकि एम्पिरिसिज्म बात करता है आपसे एक्सपीरियंस के बारे में। आप जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हो, सेंसिंग एक्सपीरियंस, जैसे आपका मैंने 5 सेंसेस बताए थे डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड में लाइकवाइज। ठीक है, तो आपको याद रखना रहेगा एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली नॉलेज के बारे में बात करता है फर्स्ट। सेकेंडली रेशनलिज्म लॉजिक के बारे में बात करता है। एम्पेरिसिज्म एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। कभी भी मैच द फॉलोइंग, जो रिसर्च के अंदर से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है ना, वो आपके लिए बनता है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको अलग अलग वर्ड आ जाते हैं, आपको ये पता करना पड़ता है भाई ये किसका क्या मैच है। ओके, तो मैं जो आपको सिंगल सिंगल वर्ड दे रहा हूँ ना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को अटेंड करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आ रहा है पॉजिटिविज्म अप्रोच। क्या बोलता है सर पॉजिटिविज्म अप्रोच, और सबसे पहले अप्रोच क्या है ये बताओ। देखो, रिसर्च क्या होता है, कोई भी चीज़ को डिस्कवर करना, कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करना। अब आप जब कोई चीज़ फाइंड आउट करने जाते हो ना, तो हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। जैसे हर जनरेशन का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, सिमिलरली रिसर्च करने का भी अपनी अपनी अप्रोच होती है। उसमें से दो अप्रोच अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्या, पॉजिटिविज्म अप्रोच, और दूसरी क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्या होता है देखो, पॉजिटिविज्म अप्रोच बात करती है आपसे आपके फैक्चुअल नॉलेज के बारे में। क्या बोले पॉजिटिविज्म अप्रोच, कि भाई जब रिसर्चर जाएगा, वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिराइव करता है, मतलब जो भी उसने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें जो भी वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिराइव करेगा, दैट इंफॉर्मेशन विल प्रिवेल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसके अंदर आपका कोई भी पर्सनल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझो बात को सही से, दोनों का डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविज्म बात करता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। पॉजिटिविज्म क्या बात करता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। मतलब क्या, जो चीज जैसी है वैसी ही, जैसी दुनिया है वैसे ही हम देखेंगे, हम हमारा नजरिया उसमें नहीं लगाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, दुनिया जैसी है वैसी ही देखेंगे हम, हमारा नजरिया, हम हमारे एजम्पशंस, हमारी सोच, हमारा जो भी हमारा साइकोलॉजी है वो नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे फैक्ट्स और फिगर्स हमको मिल रहे हैं हम वैसे का वैसा ले लेंगे। एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल यार, आप हमेशा एग्जाम देते हो है ना, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, हम मानते हैं। पर किसी एक पेपर के अंदर आपके पास, आपके आसपास कोई दुर्घटना घट गई, उस वजह से आपके उस एक पेपर में मार्क्स कम आए। ठीक है, अब आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू एकदम ये पॉजिटिविज्म अप्रोच की तरह रेजर है, वो कहता है नहीं मार्क्स कम आए एक पेपर में, इसका मतलब तुम काबिल नहीं हो। क्या बोल रहा है वो, एक पेपर में सिर्फ आपके मार्क्स कम आए, जैसे सपोज करो 50 से बिलो है, बाकी सब में आपने एक्सेल किया है, उस एक पेपर में टाइम आप एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचे, आप बीमार हो गए, या कुछ भी XYZ चीज़ें हो गई, वो क्या कर रहा है, नहीं जो चीज़ जैसी है वैसी देखूंगा। आप कह रहे हो सर मेरे साथ उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, आई वॉज इन अ डिफरेंट फेज, मैं वो नहीं कर पाया, एक पेपर की बात है, बाकी मैं एक्सेल कर रहा हूँ सब में। वो क्या कह रहा है, नहीं जैसे फिगर्स मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे मैं सिर्फ उसी को कंसिडर करूंगा। कौन सी अप्रोच है ये, पॉजिटिविज्म अप्रोच। ठीक है, क्या याद रखोगे इसके अंदर, फैक्ट्स एंड फिगर, दुनिया जैसी है वैसी ही देखूंगा मैं, मेरे सोच उसमें नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ओके, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा, ताकि कोई चीज मिस हो गई हो तो मैं कवर कर लूंगा। इज ऑफ द व्यू दैट फैक्चुअल नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज रिलायबल। इससे आगे वर्ड रिलायबल लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको रिलायबल लिख लेना, हम लिख देते हैं इसमें रिलायबल। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर डिराइव करता है अपनी ऑब्जर्वेशन से, वो क्या है, रिलायबल। द रोल ऑफ रिसर्चर इज लिमिटेड टू डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन एन ऑब्जेक्टिव वे। ठीक है, पर्सनल वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च अंडर पॉजिटिविज्म अप्रोच। ठीक है सर, क्लियर हो गया, मतलब पर्सनल वैल्यूज नहीं लेनी, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने। ओके, नेक्स्ट आओ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्या लिखा हुआ आगे वर्ड पोस्ट, ये क्या बोल रहा है कि सर रिसर्चर इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, इंसानों की फितरत होती है हर जगह क्या करने की, उंगली। मतलब क्या,
हर चीज़ के अंदर वो अपना तड़का तो लगाएगा ही लगाएगा। मतलब वो दुनिया को वैसे नहीं देखेगा जैसे दुनिया दिख रही है, वो अपने एजम्पशंस, अपने साइकोलॉजी, अपना नज़रिया तो उसमें लगाएगा ही लगाएगा। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हमारे अंदर क्या है, इमोशंस। बस यही दो अप्रोच है, दोनों अप्रोच में बेसिक डिफरेंस यही है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। It rejects the positivist approach that a researcher can be independent observer. ठीक है। It states that the character of a researcher influences researcher's observation. Character मतलब क्या, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जैसा व्यक्तित्व है वैसे ही आप जब ऑब्जर्वेशन लेते हो, नंबर्स लेते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे मैंने कहा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब आपकी बात से सहमत हो गया, मैंने कहा नहीं यार बच्चा सही बोल रहा है, एक पेपर में मार्क्स कम आने से वो जीरो नहीं हो सकता, उसमें डेफिनेटली काबिलियत है, मैंने आपकी बात को समझी, है ना। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है। एंड देयरफॉर इम्पैक्ट्स अपॉन व्हाट दे कंक्लूड। ठीक है। सिर्फ दो अप्रोच, आपको दोनों अप्रोच का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इमोशंस। ठीक है। इमोशंस का मतलब क्या है, बेसिकली रिसर्चर जो है वो अपने नज़रिए से दुनिया देखेगा। क्लियर। जो मैंने हिंदी में समझाया ना आपको, ये आपके मैच द फॉलोइंग में काम आएगा। आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आप मेरी बात को उससे कोरिलेट कर सकते हो। देखो एग्जाम में क्या बुकिश लैंग्वेज आएगी मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, इसलिए थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ कंसेप्चुअली फंडामेंटली क्लियर है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए इर्द गिर्द घुमा के, चाहे असर्शन रीजनिंग का आ जाए, चाहे मैच द फॉलोइंग का आ जाए, चाहे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए, आप अटेंड कर लोगे। ओके चलो सर बढ़ते हैं 15th पॉइंट के ऊपर, जो कि बात करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। व्हाट इज सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या है। रिसर्च तो रिसर्च होती है। अरे वर्ड देखो ना यार क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल। बहुत मज़ेदार चीज़ है। बेसिकली हम क्या, जब पता है आपको, बचपन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, या अभी भी आप जब जैसे रील्स देखते हो तो उसमें आपको दिखता है भाई कोको कोला की बोतल के अंदर हम लोगों ने मेंटोस डाल के देखते हैं क्या होता है। ये जो चीज़ है ना, देखते हैं क्या होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या बोला है मैंने, जो चीज़ है ना कि यार देखते हैं करके कि क्या होता है, दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद मैं एक एग्जांपल से और समझाऊंगा जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस in which we study to compare variables and observe a group under a certain condition or group experiencing different conditions। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल है यार, हमको पता है कि जो प्लांट्स है उनका खाना क्या है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। जो सनलाइट आती है उससे वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस क्रिएट होता है और प्लांट्स अपना खाना वहाँ से बनाते हैं। ये हमने साइंस में पढ़ा था, बेसिक साइंस है, 5th 7th की हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हमारे मन में फितूर आया कि यार अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या प्लांट्स ग्रो करेंगे। हमने अपने आप से पूछा, तो हमने क्या किया, 2 बोटल्स के अंदर सेम प्लांट ग्रो किया, सेम फैक्टर सेम कंडीशंस के अंदर, एक कंडीशन चेंज कर दी। एक प्लांट को तो रख दिया अंधेरे में, मतलब बॉक्स के अंदर, एक प्लांट को रखा सनलाइट और रेगुलर कंडीशंस के अंदर। हमने 7 डेज के बाद में देखा कि वो एक प्लांट तो बड़ा हो रहा है और जो दूसरा जो प्लांट था वो मर गया। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो वर्ड्स लिखे हुए ना, आप सही से पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा that it is a form of research, just a second, it is a form of comparative analysis। मतलब 2 प्लांट्स को आपने कंपेयर किया, in which we study to compare variables। वेरिएबल्स मतलब क्या, 2 प्लांट की जो ग्रोथ है आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा प्लांट जल्दी ग्रो करता है। एंड ऑब्जर्व अ ग्रुप अंडर अ सर्टेन कंडीशन। एक प्लांट को तो आपने सारी कंडीशन दी, पानी दिया, खाद दिया, सनलाइट दी, सब कुछ दिया। एंड और ग्रुप एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कंडीशन। एक प्लांट को आपने सिर्फ सनलाइट नहीं दिया, बाकी सारे फैक्टर्स दिए और उस प्लांट को आपने अंधेरे में रखा, तो कौन से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई, ये आप करके मुझे बताना। ठीक है। दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नाम से ही समझना पड़ेगा। ओके 5 पॉइंट हो गए, एक बार क्विक रिविजन, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट 5। मेटाफिजिक्स, फेसबुक याद करना पड़ेगा, फिजिक्स याद करना पड़ेगा, टाइम स्पेस रियलिटी आइडेंटिटी एक्सिस्टेंस के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी, सर नॉलेज की स्टडी करना, इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम लोग जो नॉलेज आया हुआ है उसको फर्दर डिफाइन करते हैं। हम उसके 2 अप्रोच फॉलो करते हैं, कौन सी, एक तो होती है रेशनलिज्म, एक होता है एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म क्या बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब जो चीज़ जैसी है मैं वैसी ही देखूंगा। लॉजिक्स के ऊपर जाता है रेशनलिज्म, मतलब लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। ओ माय गॉड का आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा।
एम्पिरिसिज्म में क्या बोलता है भाई, एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका सेंसिंग एक्सपीरियंस काम आएगा। एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, किसी को सर्दी में भी सर्दी लग सकती है, किसी को सर्दी में भी गर्मी लग सकती है। सो अलग अलग रिसर्चर्स का जो एटीट्यूड रहेगा वो इसमें काम आएगा। नेक्स्ट आता है पॉजिटिविज्म अप्रोच, जो कि बात क्या बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच बात करता है इमोशंस, दैट इज नजरिया। आदमी जो भी रिसर्चर होगा, कोई भी रिसर्चर हो, वो अपना एक ह्यूमन एलिमेंट, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ह्यूमन एलिमेंट जरूर डालेगा उसके अंदर, अपना एक तड़का जरूर लगाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज लाइक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, देखते हैं करने से होता क्या है ना। एक क्यूरियोसिटी होती है ना हमारे अंदर, यार करने के देखते होता क्या है, जो चेंज करके देखते हैं, है ना। जैसे कभी नोकिया के फोन में आपने सैमसंग की मोबाइल डाल के देखा, यार देखते हैं होता क्या है। दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं 16 पॉइंट की तरफ। ये है पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, लॉजिक कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर आपके लिए लॉजिक्स यहाँ पे रेशनलिज्म अप्रोच के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि सर रिसर्च ही हमको लॉजिक पे करना है, हमको ना इधर उधर की बात नहीं करना, हमको लॉजिक चाहिए। मतलब क्या, जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं, हमें प्रॉपर लॉजिक चाहिए। सबसे पहले समझो लॉजिक क्या होता है ना। लॉजिक का मतलब होता है करेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग, हर चीज़ के पीछे रीज़न होना चाहिए। ओ माय गॉड, में ये तो फंडा था कि भाई मुझे कंसेप्ट समझा दो, मैं भगवान को पूछ लूँगा, ठीक है। सिमिलरली लॉजिक का मतलब क्या होता है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है कारण, हर चीज़ के पीछे का कारण क्या है वो सही सही बताना, ठीक है। अब हम रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ रीजनिंग मतलब लॉजिक के ऊपर बेसिस है, बाकी कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ को दिमाग में नहीं रखना, ओके। अब लॉजिक के बेस पे जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हो ना, तो दो अप्रोच होती है, एक होती है डिडक्टिव, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ना एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। क्या बोल रहा हूँ मैं वापस, ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, इस पर एनटीए क्वेश्चन जरूर जरूर बनाता है, ठीक है। पढ़ते हैं डिडक्टिव अप्रोच, क्या लिखा है। इट इज टर्म्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, इट इज टर्म्ड एज टॉप डाउन अप्रोच और जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब क्या है सर, इसके अंदर एक जनरल से हम लोग स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। मतलब क्या, कोई एक जनरल स्टेटमेंट डिराइव करेंगे, उसके बाद हम उसको एक स्पेसिफिक, एक अंजाम तक लेके जाएंगे। क्या लिखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसका ना एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी कुत्ते हैं ना वो सब क्या है, जानवर। सही सुना, क्या बोला, जितने भी कुत्ते हैं वो सब क्या है, जानवर। इसके बाद मैंने लिखा दैट ब्रूनो, मेरा एक कुत्ता है, क्या है, ब्रूनो। ब्रूनो इज एन डॉग। क्या लिखा मैंने, ब्रूनो इज एन डॉग, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए, पहला क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जितने भी कुत्ते हैं। जब भी जनरल स्टेटमेंट आएगा ना, वर्ड आएगा ऑल, ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा दैट ब्रूनो इज अ डॉग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, दैट ब्रूनो इज एन एनिमल। ये जो अप्रोच है इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। मतलब क्या, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं। पहले मैंने क्या कह दिया कि सारे कुत्ते जानवर हैं, फिर मैंने कहा भाई मेरा ब्रूनो भी एक कुत्ता है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रूनो भी क्या हो गया मेरे लिए, एक एनिमल, ठीक है। देखो इसके स्टेजेस क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स क्या है, स्टेट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने ये स्टेट कर दिया कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। फिर कलेक्ट डेटा टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। मैंने जो हाइपोथेसिस दिया उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट 10 पीटीआर दिए थे उसमें हाइपोथेसिस मैंने समझाया था, और मैंने आपको कहा था हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी रिसर्च में आपके काम आएगा। सो उसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता है। सो कलेक्ट डेटा टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। मैंने कलेक्ट किया, मैंने कहा यार ब्रूनो भी तो डॉग है, ये मेरा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या था कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो पता चला ब्रूनो भी मेरा क्या है, डॉग है। मैंने कंक्लूड क्या किया, मेक डिसीजंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। मतलब मैंने कंक्लूड क्या किया कि भाई ब्रूनो भी क्या है, एनिमल। क्लियर, ये क्या है अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। क्वेश्चंस बनते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। जो एग्जांपल्स देके मैंने समझाया ना, उसी टाइप के एग्जांपल्स आपको काफ़ी ऑथर्स की बुक में भी मिल जाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अब बढ़ता है इंडक्टिव अप्रोच के अंदर। इंडक्टिव अप्रोच बात करता है टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच, सॉरी,
बॉटम अप अप्रोच मतलब वो क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच, ये क्या है बॉटम अप अप्रोच। ये क्या बात करती है, स्पेसिफिक टू जनरल। क्या बात करती है, स्पेसिफिक टू जनरल। सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑब्जर्व डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, उसके बाद सर्च फॉर अ पैटर्न, उसके अंदर पैटर्न ढूंढो, फिर आप क्या देखो, जनरलाइज स्टेटमेंट बना लो। डिडक्टिव में क्या था, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक में जा रहे थे, ठीक है, मतलब भीड़ में से एक के पास जा रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक से वापस भीड़ की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या, स्पेसिफिक से जनरल। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो एक कोई भी जैसे एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन है वो हर 5 साल के अंदर डबल हो रही है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है तो आपको समझना पड़ेगा। एक कंट्री है उसकी, या कोई भी एक सिटी ले लेते हैं, एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन जो है हर 5 साल में क्या हो रही है, डबल। तो अभी तक 15 साल निकल चुके हैं, ठीक है, तो आने वाले 5 साल में भी क्या होगी उसकी पॉपुलेशन, डबल। मतलब क्या हुआ, जो भी 15 साल के बाद में पॉपुलेशन थी, और 15 से जब वो 20 साल कंप्लीट कर लेगा तब उसकी पॉपुलेशन फर्दर क्या हो जाएगी, डबल। सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि सर एक कंट्री है या एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हर 5 साल में डबल हो रही है, ये क्या हो गया मेरे लिए, एक पैटर्न, एक फिनोमिना इन द वर्ल्ड मैंने किया। तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हर 5 साल में पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल। इसके बाद मैंने एक जनरलाइजेशन बनाया, मैंने कहा यार इसका मतलब आने वाले 5 साल में भी इसकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, डबल। मतलब जैसे अगर पहले 10 लाख थी, फिर कितनी हुई, 20 हुई, फिर हुई 40, ये हुई 15 साल के बाद 40 लाख की पॉपुलेशन है। अब वापस 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 40 की 80। दैट इज व्हाट जनरलाइजेशन, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको एग्जांपल समझ में आया है। आपको ये दो अप्रोच याद रखनी रहेगी, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बात करता है स्टेप्स ऑफ कंडक्टिव रिसर्च। सर इतना रिसर्च पढ़ा दिया ना आपने कि अब तो हमें रिसर्च करनी ही पड़ेगी। क्या बोल रहे हो आप लोग, सर अब तो हमें रिसर्च करनी है, ठीक है। ये जो 8 पॉइंट है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये सीक्वेंस के क्वेश्चन आएगा। मतलब कोई सीक्वेंस पूछा जा सकता है, रिसर्च का सीक्वेंस क्या है। अगर कोई भी आदमी को रिसर्च करना है तो इसको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर आ रहा है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, फिर क्या आ रहा है, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन, ओके। इसको याद करने का तरीका कर तो ये समझ लो, पीडी, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, निमोनिक, डी एस डब्ल्यू, ठीक है, ये डी आएगा, ये एस आ गया, ये आपका डब्ल्यू आ गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सी ए डब्ल्यू, ठीक है, सी ये हो गया, ए ये हो गया, डब्ल्यू ये हो गया। ये इसको याद करने का निमोनिक है। फिर मैं आपको वापस स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पी डी, फिर डी एस डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू। क्या याद करोगे, पी डी, डी एस डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू, किसके अंदर, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च के अंदर, पी डी, डी एस डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू। अब पी डी क्या था आपके लिए, सबसे पहले प्रॉब्लम, मतलब क्या, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उस रिसर्च की डिजाइन बनाओ, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन। तो आपका पी क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके बाद रिसर्च का मैंने क्या किया, डिजाइन बनाया। उसके बाद डी, डी फॉर डेटा, मगर डेटा नहीं बात हो रही है, बात हो रही है डेटा कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किसकी बात हो रही है, डेटा कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या लिखा है, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। ऐसे क्या है, सैंपल, अरे भाई जो जिस पे भी मुझे डेटा जिससे लेना है उसके लिए मुझे कुछ सैंपल तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में मैं घूमता रहूंगा उस डेटा कलेक्ट करने के लिए, सैंपल डिफाइन करना पड़ेगा। सैम्पलिंग आपके आने वाले पीटीआर में आएगा, जिसमें आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सैम्पलिंग क्या होता है। अब उसके बाद आया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, राइटिंग प्रपोजल, मतलब मैं रिसर्च कैसे करूंगा उस बारे में लिख के दो। क्या लिखा है, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। क्या लिखा हुआ है, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। तो पी डी डी एस डब्ल्यू तो हो गया क्लियर। अब आओ सी ए डब्ल्यू पे। सी पे क्या है, कलेक्टिंग डेटा, ये जो हमने डेटा में इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए थे ना, अब हम जाएंगे डेटा का कलेक्शन करने के लिए, डेटा का कलेक्शन, ठीक है। फिर ए से एनालाइजिंग, क्या लिखा है, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, और डब्ल्यू से राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे डब्ल्यू क्या था, प्रपोजल के बारे में था, यहाँ पे क्या था, रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में था। आपको याद रखना रहेगा पी डी डी एस डब्ल्यू सी ए डब्ल्यू, क्लियर, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बात करता है आपके लिए डेटा। सर इतनी देर से डेटा डेटा सुन रहे हैं, अब तो हम भी डेटे हुए हैं। डेटे और डेटा में फ़र्क होता है, ठीक है। डेटे वो होते हैं जो कभी बदलना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। जबकि डेटा क्या होता है, आपको बताता है, आपको वास्तविकता बताता है कि भाई क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं डेटा क्या है। क्या लिखा है डेटा,
डेटा रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन इवेंट। जैसे कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके फैक्ट्स और फिगर्स बताता है। जैसे कभी कोई कॉन्सर्ट हुआ है, उस कॉन्सर्ट में कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने अटेंड किया, कितने मेल्स थे, फीमेल्स थे, ये सब क्या है, डेटा। ठीक है। फिर डेटा होते हैं दो तरह के, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है और ये आपको शायद आता भी होगा, हम लोग इसको स्पीड में ले सकते हैं। प्राइमरी डेटा देखो नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली फर्स्ट हैंडेड डेटा होता है। मतलब क्या, जब कोई चीज़ नई नई डिराइव की गई होती ना, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। जैसे कभी कोई कॉन्सर्ट हुआ, उसके अंदर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जिस बंदे ने भी फर्स्ट बार डेटा कलेक्ट किया ना कि भाई 5,000 की गैदरिंग हुई, ये क्या हुआ, प्राइमरी डेटा। फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया कि यार ये सो एंड सो इवेंट हुआ था जिसमें सो एंड सो हस्ती आई और टोटल 5,000 लोगों का क्या हुआ, जमावड़ा हुआ। वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा, है ना। सही से समझना, भी वापस समझाता हूँ मैं। प्राइमरी डेटा क्या हो गया, फर्स्ट हैंड डेटा। क्या लिखा है, these are the data that are collected directly by the researcher. Researcher collects data through survey, observation and experimentations. These data are often called as first source data, that is first handed data. They do not involve any manipulation, मतलब जो चीज़ जैसी होती है ना वैसी ही होती है। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो चीज़ मैनिपुलेट हो जाती है। फर्स्ट हैंड डेटा में कभी भी ऐसा नहीं होता है। फिर दे आर एक्सपेंसिव टू गेट। यस, फर्स्ट हैंड डेटा जो होता है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी होती है। आप लोगों को अखबार याद करो यार, एक बात बताओ, अखबार पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़ को आपको खुद जाके वेरीफाई करते हो, आप खुद जाके देखते हो कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना, नहीं ना। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर आता है, इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते, हो गया, 5 रुपये के अखबार में सारा काम हो गया। मगर क्या अखबार वालों को 5 रुपये लगते हैं इन्फॉर्मेशन सारा छापने में, इन्फॉर्मेशन को लाने में, एक्सेस करने में, स्टोर करने में, वापस ये प्रोसेस करके फिल्टर करने में? नहीं ना। दैट्स वाई प्राइमरी डेटा इज एक्सपेंसिव। क्लियर हुई मेरी बात। अब बढ़ो सेकेंडरी डेटा के बारे में। सेकेंडरी डेटा is research data that has previously been gathered and been accessed by researcher for the purpose of the research. किसी और ने रिसर्च करी थी, उसके डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी रिसर्च के अंदर। ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है। तो डेटा क्लियर हो गया आपके लिए। इस पे बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई भी आपको एक सोर्स दे देगा कि भाई कोई भी राम है, उसने ये इंफॉर्मेशन गैदर करी है टीवी से, तो बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या बोथ है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता करना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, बेसिकली सोर्स ऑफ डेटा के ऊपर आएगा। डेटा का जहाँ से सोर्स आएगा ना, वहीं से आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि सर ये क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी। ठीक है। ओके, अब आता है 19 पॉइंट, जो कि बात करता है विग्नेट्स। ये कुछ नया वर्ड सुनने को मिल रहा है सर, विग्नेट्स। देखो पीटीआर का यही स्पेशलिटी है। डिटेल्ड कोर्स में क्या होता है, छोटी छोटी बातें क्या हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग ले नहीं पाते हैं क्लास के अंदर। पीटीआर में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है ना, वो सारे हम लोगों ने पीटीआर के अंदर ले लिया है। अब जैसे कि एक वर्ड है विग्नेट्स, क्या होता है विग्नेट्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल बॉडी होती है, एक हाइपोथेटिकल आदमी होता है जो आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता है जस्ट टू नो योर कमेंट्स। याद करो, एक फैमिली मैन करके एक मूवी आई थी या एक सीरीज आई थी मनोज वाजपेयी की। उस अगर आपने किसी ने भी देखा ना फैमिली मैन, पोस्टर आया हुआ है, आपको याद आ जाएगा, अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। थी क्या कहानी, बेसिकली मनोज वाजपेयी एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, किसी भी क्रिमिनल से उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कि वो क्यों किया, कहाँ पे क्या किया, वो एक इमोशनल स्टोरी फ्रेम करता है कि मेरी मम्मी थी, मेरी माता ने भी ऐसा किया, मैं भी ऐसा बन गया। लाइकवाइज कुछ भी वो बनाता है, और वो जो क्रिमिनल होता है जिससे भी उसको इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी होती है, वो इमोशनली सिंपैथाइज होके अब इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसको क्या बोलते हैं, विग्नेट्स। क्या बोलते हैं, विग्नेट्स। कहना क्या चाहता हूँ सर, एक हाइपोथेटिकल पर्सन होता है, एक हाइपोथेटिकल पर्सन के हम लोग हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया मन गढ़ंत, मतलब क्या मैं मन से ही कोई कहानी बता रहा हूँ, मन से कोई कैरेक्टर बता दिया, मन से ही कोई कहानी बता दी। और ये सब क्यों किया मैंने, ताकि मुझे जो सामने वाले का जो एस्पेक्ट है, जो पर्पस है, या जो भी उसका सोचने का तरीका है, वो सब समझ में आ जाए। क्लियर। देखो क्या लिखा है, vignettes are short stories about a hypothetical person presented to participants during qualitative research, that is interview or group discussions, or quantitative research to glean information about their own set of beliefs। जैसे भी रिसर्च हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, हम लोग विग्नेट्स देते हैं, हाइपोथेटिकल बॉडी की हाइपोथेटिकल सिचुएशन सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, जस्ट टू गेट रिस्पोंडेंट, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसका ओपिनियन जानने के लिए। ठीक है। आपको याद रखना होगा मैच द फॉलोइंग, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, रिसर्च के अंदर जो मैच द फॉलोइंग बनते हैं ना,
उसका कोई तोड़ नहीं है, बिकॉज उसमें डीप इन डेप्थ स्टडी चाहिए होता है और आपको पीटीआर्स ही हेल्प कर सकता है उस इन डेप्थ स्टडी से बचने के लिए। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है थ्योरी। सर थ्योरी तो क्या होती है? पैराग्राफ्स होते हैं, रीडिंग होती है, यही तो थ्योरी होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, थ्योरी अलग होती है। नहीं, थ्योरी का यहाँ पे क्या मतलब है? एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो हमारे रिसर्च के अंदर काम आते हैं। आप याद करो 9th-10th के अंदर मैथ्स पढ़ी होगी आपने। मैथ्स के अंदर पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, इन सब की थ्योरीज होती थी। पैरेललोग्राम जैसे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का तो दो ट्राइंगल क्रिएट होता है। ये सब क्या थे? थ्योरी थी। और हम लोग क्या इसको प्रूव करते थे LHS इक्वल टू RHS करके। आपको याद आ रहे होंगे 9th-10th की मैथ्स। सिमिलरली यहाँ पे भी थ्योरी का वही मतलब है। इट्स अ बेसिकली जनरलाइज स्टेटमेंट्स जिसकी बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। उस हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं कि भाई LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। क्लियर? देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स अबाउट अ फेनोमेना मतलब सिचुएशन which can be tested, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। They form basis for creation of hypothesis and helps in determining the results of research based on hypothesis। ठीक है, hypothesis का मीनिंग आपको पता है, थ्योरी का मैंने आपको मीनिंग दे दिया। बाकी आज की पीटीआर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो लिए थे ताकि हमारा कंटेंट काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कवर हो सके। अभी के लिए जैसा कि आपको ट्रेडिशन पता है, हम लोग क्या करेंगे? माइंड मैपिंग। लास्ट पीटीआर के अंदर मैंने माइंड मैपिंग आपके ऊपर छोड़ा था। मैंने आपको कहा था भाई आपको ही ये करना पड़ेगा बिकॉज वीडियो का लेंथ काफ़ी हो गया था। हम लोग आज की वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं उसको कवर करने की। रिसर्च का मतलब क्या? री एंड सर्च। सोलोमन ने क्या दिया था आपको? बिफोर एंड आफ्टर। एक्शन रिसर्च कर्ट लुइंस ने दिया था। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? पावर। क्या बताया था मैंने? POWR, प्लान, एक्ट। याद करो यार, कुछ तो करो। और ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। यार ऐसे नहीं चलता, बोलना पड़ेगा। देखो यूट्यूब की क्लासेस का मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या? जिसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, एक स्टेटमेंट होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का कंप्लीटली ऑपोजिट। आने वाले पीटीआर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिफाइन करने का मतलब था टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये आपको सारे टाइप्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, भाई हाइपोथेसिस को क्रिएट कैसे करते हैं? 3 तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी। एटीट्यूडिनल स्केल, गटमैन, थर्स्टन, लिकर्ट। गटमैन ने क्या कहा था? अरे भाई या तो एक्सट्रीम एटीट्यूड, या तो हाँ है या ना है, बीच की बात मैं नहीं करूंगा, या तो हाँ करूंगा या ना करूंगा। एंड लिकर्ट स्केल एक लीनियर स्केल, पसंद भी है सर, कम पसंद है, थोड़ा थोड़ा पसंद है, ऐसी बातें कौन करता है? लिकर्ट। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो पढ़ा था हम लोगों ने उसको डिस्कस करते हैं। कल के जो पीटीआर थे, प्रीवियस क्लास के जो पीटीआर थे, हम एक्सपेक्टिंग माइंड मैपिंग आप कर रहे हो, बहुत इफेक्टिव है। आप जब करोगे तब पता चलेगा। आज की क्लास के माइंड मैपिंग देखो। सबसे पहले क्या आ रहा है? मेटाफिजिक्स। क्या था? अरे सर मेटाफिजिक्स टाइम, रियलिटी, स्पेस, इन सब बारे में बात करता है। पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या बोलता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करता है। डेटा तो सर वही है फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के डेटा होता है, प्राइमरी फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी सेकेंड हैंड डेटा। उसके बाद एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म क्या होती है? अप्रोच, नॉलेज के बारे में स्टडी जब हम करते हैं ना, कोई भी नॉलेज है, कोई भी जैसे ऑलरेडी प्री सेटल्ड नॉलेज है दुनिया के अंदर, हम उसके बारे में स्टडी फर्दर करते हैं। तो दो अप्रोच होती है, एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म क्या बोलता है? लॉजिक, मुझे क्या चाहिए? लॉजिक। एम्पिरिसिज्म क्या बोलता है? मुझे क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। ठीक है, ई से एक्सपीरियंस आपको याद करने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या बोलता है? सर इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, एटीट्यूडिनल चेंज आएगा। मतलब क्या? दुनिया को मैं वैसे देखूंगा जैसा मेरा नज़रिया है, जबकि पॉजिटिविज्म में मैं क्या, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जैसे हैं वैसे ही देखूंगा। ओके। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने दोस्तों, पेड़ का 7 दिन रहते उगा के देख लेना। मतलब एक को सनलाइट में मत छोड़ना और एक को सनलाइट के अंदर रखना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीनिंग ही काफ़ी है। स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ओहो ये तो मैंने आपको याद कराया था। क्या था? सॉरी क्या था? PD, DWS एंड CAW, राइट? PD, DWS, CAW, बिकॉज सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस के अंदर आपको एक जो निमोनिक है ना, इसको इसी तरीके से याद करने की जरूरत पड़ेगी। ओके। P से क्या था? प्रॉब्लम। D से डिजाइन, D से डेटा कलेक्शन टेक्निक,
और ये डब्ल्यू इधर जाएगा, ऐसा आएगा, डी एस डब्ल्यू था, ओके, एंड ये सी ए डब्ल्यू, ऐसे क्या था, सैंपल डब्ल्यू से क्या था, राइटिंग ऑफ प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल हमें लिखना है, रिसर्च की रिपोर्ट नहीं लिखनी, रिसर्च की रिपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे। सी ए डब्ल्यू क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये से क्या था, एनालाइजिंग, ओके। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है, विग्नेट्स, मैंने आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया था विग्नेट्स, हाइपोथेटिकल दैट इज फैमिली मैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसके अंदर। और क्या कहा था, एक हाइपोथेटिकल बॉडी पर्सन होता है जिसकी हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाते हैं जस्ट टू गेट बिलीव्स ऑफ रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट की जो ओपिनियंस है, बिलीव्स हैं, उसके बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। सर लॉजिक की हम रिसर्च करेंगे, मतलब क्या, रीजनिंग, लॉजिक का मैंने आपको मीनिंग क्या सिखाया था, रीजनिंग, ठीक है। क्या था, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या बात करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव क्या करता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। सिर्फ ये वर्ड्स आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है थोड़ा सा यार वीडियोस को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं जनरली किसी वीडियो में आपको नहीं कहा है, बट यू नो एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है और हमें ये बताता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ओके गाइज। तो मैं आपके लिए माइंड मैपिंग की जो स्क्रीन है छोड़ देता हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ओके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।